Continuing with section 21, admissions in civil cases when relevant. Admission civil case में कब relevant होगी? In civil cases, no admission is relevant if it is made either upon an express condition that evidence of it is not to be given. अगर इस कंडीशन पर एडमिशन कर रहा है बंदा कि उसका एविडेंस मत देना, तो इन सिविल केसेस नो एडमिशन इज रेलिवेंट इफ इट इज, कोई भी एडमिशन रेलिवेंट नहीं होगी। कौन सी? वो वाली जिसमें एक्सप्रेसली बता दिया है कि इसको एविडेंस में ना यूज करना, या फिर ऐसे सर्कमस्टांस जो इम्प्लाइड है और कोर्ट को लगता है कि पार्टीज के अंदर एग्रीमेंट हुआ इम्प्लाइड या एक्सप्रेस कह लो, दोनों की तरह कवर हो गए कि इसका एविडेंस ना देना, तो वो उसको काउंट नहीं किया जाएगा, तो वो एडमिशन रेलिवेंट नहीं होगी। ये एक्सेप्शन है सेक्शन 132 की, जो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, जो एडवोकेट और क्लाइंट का प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है, वो इस सेक्शन की एक्सेप्शन है। अब उसका कंसेप्ट क्या है, क्या पावर है लॉयर्स के पास, वो उस सेक्शन में ही हम डिस्कस करेंगे। When said don't use this statement as admission evidence, then shouldn't be given as evidence. जब कह दिया कि इसको एडमिशन एविडेंस की तरह ना यूज करना, तो वो नहीं दी जा सकती एज एविडेंस। यही सेक्शन 21 इज अ प्रिविलेज ऑफ कम्युनिकेशन नॉट टू बी यूज्ड एज एविडेंस। तो ये प्रिविलेज है कम्युनिकेशन की कि इसको यूज ना करना एविडेंस के तौर पे। अच्छा, तो सेक्शन 22 पर आ जाओ। Confession caused by inducement, threat, coercion or promise when irrelevant in criminal proceeding. Inducement, threat, coercion, promise, चार को टिक कर लो, इसके ऊपर एमसीक्यू पूछ सकते हैं। इंड्यूसमेंट से, थ्रेट से, कोरिजन से या प्रॉमिस से, वो इरेलीवेंट है। जैसे कि एक बंदे ने मर्डर किया, वो बहुत अमीर है, उसने कहा कि मेरे नौकर तू 1 करोड़ रुपया ले और इसका इल्जाम सर पर ले ले, तुम्हारी फैमिली को मिल जाएगा। तो मतलब उसने इलीगली इंड्यूस कर दिया उसको, ठीक है। तो जब वो नौकर कन्फेशन देगा तो वो इरेलीवेंट कन्फेशन होगा। धमकी से कन्फेशन देगा तो भी इरेलीवेंट, कोरिजन से तो भी इरेलीवेंट, प्रॉमिस से तो भी इरेलीवेंट, ठीक है। A confession made by an accused person is irrelevant in a criminal proceeding if the making of the confession appears to the court to have been caused by any inducement, threat, coercion, promise having reference to the charge against the accused person proceeding from a person in authority and sufficient in the opinion of the court to give the accused person's grounds which would appear to him reasonable for supposing that by making it would gain any advantage over or avoid any evil of a temporal nature in reference to the proceedings against him. किसी एडवोकेट के लिए ना देना, किसी एडवांटेज के लिए ना देना हो, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि कोई भी ऐसी इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोएर्जन, प्रॉमिस इन रेफरेंस टू द चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज्ड पर्सन proceeding from a person in authority and sufficient in the opinion of the court to give the accused person's grounds जो appear होगी to him reasonable for supposing that by making it he would gain any advantage या अवॉइड करके any will, मतलब वो फायदा उठाएगा कोई ऐसी चीज करके, या किसी to avoid any evil of a temporal nature, ठीक है, in reference to अपने अगेंस्ट कुछ गलत ना हो जाए, उसको अवॉइड करने के लिए या कोई एडवांटेज लेने के लिए वो करेगा। जिसकी उदाहरण मैंने आपको बता दी कि मर्डर केस में अपने सर्वेंट को, जो स्टेटमेंट होती है वैसे बता रहा हूँ कि वो जीनस होती है, एडमिशन जो होती है वो उसी की स्पीशी होती है, और कन्फेशन जो होती है सब स्पीशी होती है। जैसे कि डॉग लगा लो जेनस है, तो लेब्राडोर उसका स्पीशी है, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो प्रोवाइडेड दैट इफ the confession is made after the impression caused by any such inducement, threat, coercion, promise has in the opinion of the court been fully removed, it is irrelevant. प्रोवाइड कर रहा है कि अगर कन्फेशन जो दिया है इस इंप्रेशन के बाद, तो वो इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट हैज बीन फुली रिमूव्ड, कि मतलब जब कोर्ट को लगता है कि इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोएर्जन पूरी तरह से रिमूव्ड फिर दिया गया कन्फेशन, तो वो इरेलेवेंट होगा। Provided further that if such confession, ये जो है ना प्रोवाइजो अभी जो डिस्कस कर रहा हूँ, ये अप्लाई करता है सिर्फ एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन पे। कैसे कि confession otherwise which is relevant, it does not become irrelevant merely because it was made under a promise of secrecy or in consequence of deception practiced on the accused person for the purpose of obtaining it, or when he was drunk, or because it was made in answer to the questions which he need not have answered, whatever may have been the form of those questions, or because he was not warned that he was not bound to make such confession, and the evidence of it
might be given against him. He need not have answered. ठीक है, whatever may have been the form of those questions, or because he was not warned that he was not warned to make such confession, that evidence of it might be. तो मतलब अगर कन्फेशन अदरवाइज तो रेलेवेंट है तो वो इररेलेवेंट नहीं बन जाएगा इस वजह से क्योंकि वो प्रॉमिस किया था सीक्रेसी रखूंगा इस चीज की, ठीक है। ये क्रिमिनल केसेस पर है, सिविल की नहीं बात कर रहे। डिसेप्शन, धोखाधड़ी से, लेकिन कन्फेस करवा लिया, बुलवा दिया सच, यहाँ उसने शराब पी है भैया में, और बिकॉज इट वॉज मेड इन आंसर टू क्वेश्चंस व्हिच ही नीड नॉट हैव आंसर्ड व्हाटएवर मे हैव बीन द फॉर्म ऑफ दोस क्वेश्चंस, और बिकॉज ही वाज नॉट, तो इस वजह से वो इररेलेवेंट नहीं हो जाएगा कि उसको वॉर्न नहीं किया, ठीक है। वो रेलेवेंट ही रहेगा, एडमिसिबल ही रहेगा। कन्फेशन इज अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। कन्फेशन इनकल्पेटरी स्टेटमेंट और एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट में होता है। इनकल्पेटरी होता है वो कन्फेशन जिसमें एडमिट करता है गिल्ट को। एक्सकल्पेटरी क्या होता है? फॉर्मली फ्रीइंग फ्रॉम ब्लेम और डिफेंडिंग सेल्फ। इनकल्पेटरी, कल्पेटरी मतलब गिल्ट को, कल्पेटरी मतलब गलती, इनकल्पेटरी मतलब एडमिट कर रहा है गिल्ट को। एक्सकल्पेटरी के मतलब अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेना चाहता, खुद को फ्री कर रहा है ब्लेम से, ठीक है। इसी के ऊपर हम करते हैं, ये जो सेक्शन हमने पूरा का पूरा डील किया है इसके ऊपर सेक्शन 22 के लिंक में एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ, इसके कंसेप्ट के ऊपर। कसाब वाला केस जो हुआ था, मुंबई टेरर अटैक, उसकी साइटेशन बता रहा हूँ। मोहम्मद अजमल मोहम्मद आमिर कसाब अलाइस अबू मुजाहिद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये वो कसाब वाला केस था। कसाब का पूरा नाम जैसे बताया हुआ है। सवाल ये था कि जो एपेलेंट है यानी कि कसाब है, जो पाकिस्तानी नेशनल है, जिंदा पकड़ा गया बॉम्बे टेरर अटैक में, उसके ऊपर सीरियस क्राइम्स लगे हुए थे, बहुत तरह तरह के, एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट क्या क्या नहीं, ठीक है, आतंक के। तो मजिस्ट्रेट ने पूछा, जब उसको उसके सामने लाया गया, मजिस्ट्रेट पूछती है कि उसको, वो जो पहली बार कन्फेस कर रहा था उसको क्या फील हुआ, कैसा फील कर रहा था, क्या फील कर रहा था। उस कसाब ने बताया कि उसने सोचा कन्फेशन करने का तब जब उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, तभी उसने सोच लिया था। उसने बाद में वॉलंटियर किया कि उसको बिल्कुल कोई रिग्रेट नहीं है जो भी उसने किया। एट अनदर स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग दोबारा उसने फिर से पूछा कसाब को कि क्यों उसने कन्फेशन खुद के खिलाफ कर दिया, रीजन क्या है। उसने बताया कि मैं एक एग्जाम्पल सेट करना चाहता हूँ औरों को फॉलो करने के लिए और उसके जैसा फिदाइन बनने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने कन्फेशनल स्टेटमेंट किसी वीक पोजीशन या रेजिग्नेशन या खुद पे तरस खा के नहीं दी है, वो अपनी आंखों में हीरो था। और कन्फेशन स्टेटमेंट जो उसने दी वो वॉलंटरी थी, ट्रुथफुल थी, यानी कि वो बंदा खुद को अपनी आंखों में हीरो समझता है, तो जो भी उसने कहा है वो वॉलंटियर करके खुद ही कहा है। इस वजह से उसका जो कन्फेशन है वो फ्री है एकदम, ठीक है, उसके ऊपर कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है पुलिस की, उसने खुद ही एडमिट किया है, जिस वजह से उसको सजा दे दी गई और दे देनी चाहिए, ठीक है ना। ये चीज कानून के प्रिंसिपल्स हमेशा अपहेल्ड किए जाते हैं। सेक्शन 23 पर आ जाओ, कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर। नो confession clause 1, no confession made to police officer shall be proved as against a person accused of any offense. Confession to be inadmissible may relate to same crime or any other crime. कहता कि कोई भी कन्फेशन जो पुलिस वालों को दिया गया है वो नहीं प्रूव किया जाना चाहिए उसी बंदे के खिलाफ जिसके ऊपर ऑफेंस है। कन्फेशन जो दिया जा रहा है पुलिस वालों को वो इनएडमिसिबल है, चाहे वो सेम क्राइम से डील कर रहा हो या फिर किसी और से। क्लॉज 2, नो कन्फेशन मेड बाय एनी पर्सन, जब वो कस्टडी में है, पुलिस की हिरासत में है, वो नहीं माना जाएगा जब तक वो इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट में नहीं दिया जाता। डॉक्ट्रिन, अगला है डॉक्ट्रिन ऑफ कंफर्मेशन बाय सब्सिक्वेंट इवेंट्स। क्लॉज 2 में मतलब सिंपल बात उसने ये की है कि जो भी कोई भी कन्फेशन जो दिया है जब वो कस्टडी में था पुलिस वाले की, कोई भी कन्फेशन मेड जब उसने कस्टडी में पुलिस वालों की दिया है, अनलेस इट इज मेड इन दी, वो माना नहीं जाएगा जब तक वो जज की प्रेजेंस में, मैजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में नहीं दिया गया, ठीक है। प्रोवाइजो कहता
डॉक्ट्रिन ऑफ कंफर्मेशन बाय सब्सिक्वेंट इवेंट्स, ये अक्यूज पर्सन के ऊपर ही अप्लाई होता है कि व्हेन एनी फैक्ट इज डिपोज्ड टू एज डिस्कवर्ड इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस, अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस, जिसके ऊपर केस हुआ है किसी भी ऑफेंस, चाहे किसी और केस में दी हो स्टेटमेंट डिस्कवरी वाली, तो भी एडमिसिबल है। जैसे कि पुलिस वालों को दी हुई स्टेटमेंट तब एडमिसिबल होगी जब कोई फैक्ट डिस्कवर्ड जो हुआ है वो बता दिया गया हो, ठीक है, कि मतलब नॉर्मल स्टेटमेंट नहीं है, उसकी स्टेटमेंट से कोई ऐसा फैक्ट डिस्कवरी हुई है उस चीज की, चाहे सेम केस में दी हो किसी और में, दोनों में मानी जाएगी, एडमिट किया जाएगा ये, ठीक है। सेक्शन 24, सेक्शन 24 कहता है कंसिडरेशन ऑफ प्रूव्ड कन्फेशन अफेक्टिंग पर्सन मेकिंग इट एंड अदर्स जॉइंटली अंडर ट्रायल फॉर द सेम ऑफेंस। When more persons than one are being tried jointly for the same offense, and a confession made by one of such persons affecting himself and some other such persons is proved, the court may take into consideration of such confession as against such other person as well as against the person who makes such confession. कोर्ट मतलब कंसिडर कर सकती है कन्फेशन को अक्यूज की दूसरे के खिलाफ भी, कब? जॉइंटली अंडर ट्रायल। जब जॉइंटली अंडर ट्रायल है ना, तो एक का खुलासा दूसरे के खिलाफ भी कोर्ट कंसिडर कर सकती है। ऑफेंस इंक्लूड करता है अबेटमेंट और अटेम्प्ट दोनों को। इलस्ट्रेशंस, ए और बी जॉइंटली ट्राई किए जा रहे हैं मर्डर के ऑफेंस के लिए, ठीक है। ये प्रूव हो गया कि ए ने कहा कि बी और मैं, ए ने यानी कि मैंने, बी और मैंने मिलकर मर्डर किया है सी का। कोर्ट कंसिडर कर सकती है इस चीज को, ठीक है। ए अपने ट्रायल पर है मर्डर के, कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जो बताए कि ए और बी ने मर्डर किया था। बी ने कहा ए और मैंने मर्डर किया सी का, ये स्टेटमेंट नहीं ली जा सकती। क्यों? क्योंकि जॉइंटली ट्राई नहीं किया जा रहा, ए के ऊपर मुकदमा चल रहा है, ठीक है। वैसे अदरवाइज कन्फेशन तो सब्सटेंटिव एविडेंस है, बट जो सेक्शन 24 हम डील कर रहे हैं ना, ये कोरोबरेटिव है। इस वाले में सब्सटेंटिव नहीं है, इस सेक्शन में कोरोबरेटिव अगेंस्ट अनदर है, ठीक है। कन्फेशन ऑफ को-अक्यूज्ड अगेंस्ट अदर्स इज नॉट सब्सटेंटिव बट ओनली कोरोबरेटिव, क्योंकि कन्फेशन जो को-अक्यूज्ड के अगेंस्ट होता है ना, कन्फेशन जो को-अक्यूज्ड के बाकियों के अगेंस्ट होता है, वो सब्सटेंटिव नहीं होता, सिर्फ कोरोबरेटिव होता है। इस वजह से ये हेल्ड किया हुआ है केसेस में। ये जो हेल्ड किया हुआ है, बस यही जानना इंपॉर्टेंट है कि इस लॉ का टाइटल नहीं, ठीक है। अक्यूज का कन्फेशन कैन नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट को-अक्यूज्ड जब तक अनलेस एंड अनटिल दे आर जॉइंटली बीइंग ट्राइड। कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी लिख लो, केस है कन्फेशन ऑफ को-अक्यूज्ड का। किसका केस है? कश्मीरा सिंह एंड स्टेट ऑफ एमपी, केस है कन्फेशन ऑफ को-अक्यूज्ड का, ठीक है। इसमें ये चीज डील की गई थी। कहानी पूरी राम कहानी बहुत लंबी है इसकी, ये रटनी जरूरी नहीं है, और ना ही इसकी राम कहानी से कभी सवाल आया है। बस यही पूछा गया कि कश्मीरा सिंह किसका लैंडमार्क केस है? कन्फेशन ऑफ को-अक्यूज्ड का, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया था कि एविडेंस जो है सर्कमस्टेंशियल नेचर का है, और सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन था कि चाहे ये मान भी लिया जाए एविडेंस सर्कमस्टेंशियल, कोई भी कन्विक्शन सेफली इसके ऊपर नहीं की जा सकती। एज फॉर द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ द कन्फेशन ऑफ को-अक्यूज्ड in his confessed his crime implicating himself and appellant and Kashmira was also sentenced to death on the basis of confession। सुप्रीम कोर्ट ने फॉलो किया प्रीवी काउंसिल का कोई केस पुराना और हेल्ड किया कि कन्फेशन ऑफ को-अक्यूज्ड इज वेरी वीक टाइप ऑफ एविडेंस। बस क्योंकि कन्फेशन है को-अक्यूज्ड का, क्योंकि ये वीक टाइप ऑफ एविडेंस है, इसके आधार पर, ठीक है, ना ही वो रिकॉर्ड किया था ऑन ओथ, ना ही उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ था, तो वो बहुत वीक टाइप का एविडेंस था। इस वजह से इसके ऊपर हम को-अक्यूज्ड को नहीं फंसा सकते। हाँ, तो ये चीज हेल्ड की गई उन्होंने कि वीक एविडेंस के आधार पर कन्विक्शन हम नहीं कर सकते। A trial of more persons, explanation 2 पर आ जाओ। A trial of more persons than one held in the absence of the accused। एक ट्रायल कंडक्ट किया
ऑफ मोर पर्सन देन वन, एक से ज्यादा लोगों का ट्रायल कंडक्ट किया दोषी की गैर हाजिरी में, हु हैज एब्सकॉन्डेड और फेल्स टू कंप्लाई विद प्रोक्लेमेशन ऑर्डर, मान लिया जाएगा shall be deemed to be a joint trial for the purposes of this section। अब वो खुद भगोड़ा बन गया तो इसका मतलब यही नहीं कि उसके खिलाफ नहीं स्टेटमेंट चलेगी, क्योंकि वो तो था नहीं केस में। जॉइंट ट्रायल फिर भी माना जाएगा जब एक से ज्यादा लोगों का चल रहा है। सेक्शन 25 पर आ जाओ। Admissions not conclusive proof but may stop। Admissions are not conclusive proof कहते हैं of the matters admitted but they may operate as estoppels under the provisions hereinafter contained। कहते हैं कि एडमिशन जो होती है कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होती बट वो एस्टॉपल की तरह ऑपरेट कर सकती हैं। एस्टॉपल मतलब कि बार्ड बाय योर ओन कंडक्ट। जैसे कि एक बार आपने केस में कह दिया, रिटन स्टेटमेंट में कह दिया कि भाई मैं तो ये डीड नकली है, फिर कल को ये नहीं प्रूव कर सकते आप, चाहे कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है लेकिन आप कल को ये एविडेंस नहीं दे सकते कि नहीं वो तो असली है, जेन्युइन है। अब तो मैं कपड़े ही बदला है आपको अटेंटिव रखने के लिए। तो कंटिन्यूइंग विद सेक्शन 26, केसेस इन विच, ये डिक्लेरेशन का सेक्शन है, केसेस इन विच स्टेटमेंट ऑफ रेलेवेंट फैक्ट बाय पर्सन हु इज डेड और कैन नॉट बी फाउंड इट एक्स्ट्रा इज रेलेवेंट। ये नेसेसिटी रूल है, ठीक है। एमसीक्यू में पूछेंगे कौन सा रूल, नेसेसिटी रूल। स्टेटमेंट्स verbal or written of relevant facts may be made by a person who is dead, या तो मरा हो या फिर मिल ना रहा हो या फिर इनकैपेबल एविडेंस देने का, या फिर जिसकी अटेंडेंस नहीं प्रोक्योर कर सकते विदाउट अमाउंट ऑफ डिले, मतलब खर्चा ही बहुत हो जाएगा या डिले बहुत हो जाएगा उसकी अटेंडेंस प्रोक्योर करी तो इतना कॉज ऑफ एक्शन नहीं होगा जितने का खर्चा हो जाएगा, ठीक है ना। तो abuse to the court unreasonable, हाँ मतलब तो themselves relevant to the facts and are themselves relevant facts in the following cases। तो कहते हैं कि वो सारे relevant facts होंगे, namely कब, जब when it relates to cause of death। cause of death किसका, it must relate to his own cause of death, to the cause of his own death, ठीक है। जब बंदे ने स्टेटमेंट दी अपने ही डेथ के कॉज के बारे में और एज टू एनी सर्कमस्टेंसेस ऑफ द ट्रांजैक्शन व्हिच रिजल्टेड इन हिज डेथ इन केसेस इन व्हिच द कॉज ऑफ दैट पर्सन's death comes into question, such statements are relevant whether the person who made them was or was not at the time when they were made under the expectation of death। मतलब चाहे उसको एक्सपेक्टेड था वो मरने वाला है या नहीं, लेकिन फिर भी उसने जब वो स्टेटमेंट दे दी, मरने की एक्सपेक्टेशन इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। क्लॉज बी, और इज मेड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो स्टेटमेंट दी थी उसके बाद वो मर गया सपोज करो, तो भी वो स्टेटमेंट रेलेवेंट होगी, ठीक है। या फिर और अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ मेकर, जैसे कि ऐसी स्टेटमेंट मैंने दी है जो मेरे ही खिलाफ है, ठीक है ना, जो मेरे ही खिलाफ है, वो मेरे खिलाफ जो मेरी स्टेटमेंट है वही मेरे खिलाफ एविडेंस में दी जा सकती है। और गिव्स ओपिनियन टू पब्लिक राइट और कस्टम और मैटर्स ऑफ जनरल इंटरेस्ट, ठीक है। When the statement gives an opinion of any such person as to existence of any public right, custom or matter of public or general interest of the existence of which, if it existed, he would have been likely to be aware, and when such statement was made before any controversy as to such right, custom or matter had arisen। मतलब किसी भी कस्टम के बारे में कोई स्टेटमेंट दी, किसी भी पब्लिक राइट के बारे में या मैटर्स ऑफ जनरल इंटरेस्ट के बारे में, पब्लिक राइट है कि नहीं एग्जिस्ट करता, कस्टम एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट्स रेलेवेंट होंगी। और रिलेट्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप, कि मतलब उनका क्या रिश्ता था, इसके लिंक में एग्जिस्टेंस की मतलब क्या उनका रिश्ता कुछ था कि नहीं था, ब्लड से, मैरिज से या अडॉप्शन से, ठीक है। तो उसके लिंक में जो दी हुई स्टेटमेंट है वो रेलेवेंट होगी। मतलब जब डिस्प्यूट राइज हुआ था उसके पहले उसको किस तरीके से उस रिश्ते को ट्रीट किया जाता था पब्लिकली या लोगों के द्वारा, वो स्टेटमेंट्स एडमिसिबल होंगी। और इज मेड इन विल और डीड रिलेटिंग टू फैमिली अफेयर्स, पेडिग्री एविडेंस, यानी कि विल के बीच में वो फैमिली अफेयर्स को बता रहा हो। when the statement relates to the existence of any relationship by blood, marriage or adoption between persons deceased and is made in any will or deed relating to the affairs of the family to which any such deceased person belonged or in any family pedigree, or upon any tombstone
फैमिली पोर्ट्रेट और अदर थिंग, वो सारी स्टेटमेंट्स रेलिवेंट होगी। क्लॉज जी, और इन डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू ट्रांजैक्शन मेंशन इन सेक्शन 11A, और इन डॉक्यूमेंट जो रिलेट करता है सेक्शन से, सेक्शन 11A से। सेक्शन 11A बात करता है एनी ट्रांजैक्शन बाय विच राइट और कस्टम इन क्वेश्चन वाज क्रिएटेड। तो वो कस्टम की बात करता है कि कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें राइट या कस्टम इन क्वेश्चन को क्लेम किया गया, मॉडिफाई किया गया, सर्ट डिनाई कुछ भी किया गया, ठीक है। और लास्ट क्लॉज, और इज मेड बाय सेवरल पर्सन्स एंड एक्सप्रेस फीलिंग्स रेलेवेंट टू द मैटर इन क्वेश्चन। इसकी इलस्ट्रेशन से देख लेते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप की जहाँ, चलो क्लॉज एच ये कह रहा है कि और इज मेड बाय सेवरल पर्सन्स एंड एक्सप्रेसेस फीलिंग्स रेलेवेंट टू द मैटर इन क्वेश्चन व्हेन द स्टेटमेंट वाज मेड बाय नंबर ऑफ पर्सन्स। जब स्टेटमेंट दी बहुत से लोगों ने, एंड एक्सप्रेस फीलिंग्स इंप्रेशन ऑन देयर पार्ट रेलेवेंट टू द मैटर, मतलब मैटर इन क्वेश्चन के आधार पे बहुत से लोगों ने एक्सप्रेस करी फीलिंग या इंप्रेशंस, तो वो भी रेलेवेंट हो। क्लॉज एफ को सॉरी इलस्ट्रेशन एफ पढ़ते हैं। जैसे एक एग्जांपल है एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप की। सवाल ये था कि क्या ए और बी लीगली मैरिड है। स्टेटमेंट जो डिसीज्ड क्लर्जी मैन जो देके गया था कि उसने दोनों की ऐसे सर्कमस्टांसेस में मैरिज की कि जैसे सेलिब्रेट करना तो एक गुनाह होगा, तो रेलेवेंट है। मतलब वो एडमिट कर रहा है कि एग्जिस्टेंस थी दोनों में, उसने शादी करवाई है, ठीक है। तो इसके अलावा सेक्शन 26 और 27 जो हैं वो 161 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कंट्रोल में है। दे आर अंडर द कंट्रोल, दे आर सब्जेक्ट टू 161 सेक्शन ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। वो क्या कहता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल इतना लिख कर रख लो, बाद में काम आएगा। Dying declaration is an evidence which stands on same footing as any other piece of evidence and is subject to very close scrutiny for reliability। ठीक है, ये बात लिख के रख लो कि डाइंग डिक्लेरेशन ऐसा एविडेंस है जो किसी भी अदर पीस ऑफ एविडेंस के बराबर ही समान खड़ा होता है, लेकिन बहुत क्लोजली एग्जामिन करना जरूरी है। डाइंग डिक्लेरेशन एक आधार बन सकता है सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन का विदाउट कॉर्पोरेशन बाय इंडिपेंडेंट एविडेंस, ठीक है। अकेली डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर भी कन्विक्शन हो सकती है, कहते हैं। इंग्लिश लॉ में डाइंग डिक्लेरेशन में एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ जरूरी है कि मरने वाले को पता होना चाहिए वो मरने वाला है। इंडिया में ये एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ नहीं जरूरी, ये भी लिख लो। सारे पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं जुडिशरी में। नेमो मोरिटोरस प्रिजुमिटर मेंत्री, नो पर्सन विल डाई विद अ लाई ऑन हिज लिप्स। कहते हैं कि मरने वाला इंसान झूठ नहीं बोलता, ये लेटिन मैक्सिम का आ सकता है, ये भी लिख लो। डाइंग डिक्लेरेशन इज सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, ये भी लिख लो। ये बातें सारी काम की हैं। शरद बिरदीचंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र लैंडमार्क केस सेक्शन 32 का क्या कहता, 5 चीजें बताई थी। पहला सेक्शन 32 एक्सेप्शन है हेयर से की। हेयर से क्या, कहा सुनी क्या, जैसे मेरे को तो उसने कहा था मरते वक्त, किसी और ने कहा था, उसने कहा था ही सेड आई हर्ड, ठीक है, तो ये हेयर से है। लेकिन हेयर से एविडेंसेस आर नॉट एडमिसिबल, बट ये एक्सेप्शन है सेक्शन डाइंग डिक्लेरेशन का सेक्शन 26 जो पहले 32 था। तो ये सेक्शन 26 एक्सेप्शन है रूल ऑफ हेयरसे का। दूसरा टेस्ट ऑफ प्रॉक्सिमिटी कैन नॉट, बहुत लिटरली नहीं कंस्ट्रू करना टेस्ट ऑफ प्रॉक्सिमिटी को, यानी कि ये डिपेंड करेगा सर्कमस्टांस से हर केस के, ठीक है। किसी केस के सर्कमस्टांस के मतलब एक रूल को एडजस्टम जनरस नहीं हम अप्लाई कर सकते। मतलब एडजस्टम जनरस मतलब एक ही काइंड में नहीं सभी को स्ट्रेट जैकेट रूल नहीं बना सकते। मतलब टेस्ट ऑफ प्रॉक्सिमिटी को लिबरली इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट, सेकंड पार्ट ऑफ क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन इज येट अनदर एक्सेप्शन ऑफ द रूल। द एविडेंस ऑफ अ पर्सन वाज नॉट बीइंग सब्जेक्टेड टू और गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अक्यूज्ड वुड बी वैल्यूलेस। कहता कि अगर जो भी एविडेंस देने आ रहा है उसको अगर क्रॉस करने की अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे तो वो वैल्यूलेस एविडेंस होगा। फोर्थ, it may be important to note that section 32 does not speak of homicide alone, but section 26 does not speak of, अब section 26 हो गया, does not speak of homicide alone but includes suicide also। मतलब homicide के लिए ही नहीं कवर किया जाएगा, suicide भी इसका पार्ट है। पांचवा जो चीज हेल्ड करी, where the main evidence consists of the statements and letters written by the deceased।
मतलब मेन एविडेंस ये है कि उसने स्टेटमेंट लेटर लिखे ही डिजीज ने जो डायरेक्टली कनेक्टेड विद हैं उसकी मौत से, पूरी टेल टेल स्टोरी बता रही हैं, तो क्लियरली फॉल करेगी डाइंग डिक्लेरेशन के सेक्शन में। डिस्टेंस ऑफ टाइम अलोन इन सच केसेस पर नॉट मेक द स्टेटमेंट इरेलीवेंट। मतलब आज सुसाइड नोट लिख के अगले महीने अगर वो मर भी जाता तो भी उससे स्टेटमेंट उसकी इरेलीवेंट नहीं होती। बस इतनी सी बात बनाने के लिए। No particular form is prescribed. Dying declaration can be in any form if it is written. वैसे orally भी दे सकते हैं, ठीक है। क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला जो पहले हमने कंडक्ट के लिए डिस्कस किया था, वही उसमें ये बताया गया था कि जो लड़की ने मरते हुए वर्ड साइंस से या अदरवाइज उसने बताई हैं जो बातें, वो कंडक्ट का नहीं डाइंग डिक्लेरेशन के पार्ट में मानी जाएंगी एडमिसिबल। Section 33. Relevancy of certain evidence for proving in subsequent proceeding the truth of facts therein stated. अच्छा, डाइंग डिक्लेरेशन किसी भी स्टेज में हो सकती है। सेक्शन 27 पर आओ, अब कंटिन्यू करें। Relevancy of certain evidence for proving in subsequent proceeding the truth of fact therein stated. कहता है कि रेलेवेंसी ऑफ एविडेंस की रेलेवेंसी क्या होगी प्रूव करने के लिए सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में, द ट्रुथ ऑफ फैक्ट्स स्टेटेड देयरइन। एविडेंस गिवन बाय विटनेस इन जुडिशियल प्रोसीडिंग, मतलब कि जो सबूत है वो दिया, गवाही दी उसने जुडिशियल प्रोसीडिंग में। जुडिशियल प्रोसीडिंग होनी चाहिए और बिफोर एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय लॉ टू टेक इट, या फिर ऑथराइज्ड पर्सन के सामने, वो रेलेवेंट है फिर, ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ प्रूविंग इन सब्सिक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग या फिर लेटर स्टेज में सेम प्रोसीडिंग है। मतलब एक ही केस में, या तो बाद वाली स्टेज में या फिर किसी और अगली प्रोसीडिंग में, जुडिशियल अगले केस में। ट्रुथ ऑफ फैक्ट्स व्हिच इट स्टेट्स व्हेन द विटनेस, या तो जब विटनेस मर गया है, फाउंड नहीं हो रहा, इनकैपेबल है एविडेंस देने का, और इज केप्ट आउट ऑफ द वे ऑफ एडवर्स पार्टी, और हिज प्रेजेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड विदाउट एन ओमिशन। हाँ, सेम 32 वाली बातें, लेकिन प्रोवाइडेड दैट द प्रोसीडिंग जो है ना, ये बातें तब सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में होंगी, वैलिड या लेटर स्टेज में, जब जो भी विवाद है सेम पार्टीज का है या रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट का है उनके, या और एडवर्स पार्टी जो दूसरी पार्टी थी उसको उस स्टेटमेंट के बदले क्रॉस करने की अपॉर्चुनिटी दी गई थी। तीसरा, क्वेश्चन एंड इशू, मतलब जो विवाद का सवाल है वो सब्सटेंशियली सेम होना चाहिए फर्स्ट और सेकंड प्रोसीडिंग दोनों में, ठीक है। क्रिमिनल ट्रायल और इंक्वायरी क्या है, प्रोसिक्यूटर और अक्यूज्ड के बीच में जो हो रही प्रोसीडिंग, ठीक है। जो सेक्शन 27 है वो सेक्शन 161 इंडियन एविडेंस एक्ट के कंट्रोल में है, ठीक है। सेक्शन 27 इज सब्जेक्ट टू कंट्रोल ऑफ सेक्शन 161 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसकी उदाहरण समझ लो, जैसे ABCD 4 लोगों पर E के का मर्डर करने का ऑफेंस है। E की वाइफ जो आई विटनेस है अपने हस्बैंड E की मर्डर की, ABCD ने, वाइफ ने स्टेटमेंट दी, जो भी उसकी स्टेटमेंट दी वैलिड होगी सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स में, जब वो या तो मर जाती है या तो फाउंड नहीं होती या तो जो भी होता है, ठीक है, सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में या लेटर स्टेज में सेम जुडिशियल प्रोसीडिंग की, ठीक है। डिपोजिशन जो बात की जा रही है वो अंडर ओथ होनी चाहिए सिविल मामलों में, वैसे भी अंडर ओथ ही होती है। तो सेक्शन 28 एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट व्हेन रेलेवेंट, यानी कि जो रेगुलरली केप्ट बुक्स ऑफ अकाउंट होती हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो मेंटेन किए जाते हैं आजकल खाते, वो सब रेलेवेंट होंगे। kept in the course of business are relevant whenever they refer to a matter into which the court has to inquire, but such statement shall not alone be sufficient evidence to charge any person with liability। कहता है कि कंसिडर कर ली जाएंगी, रेलेवेंट फैक्ट होंगी, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं होगी कि किसी को चार्ज ही कर दें बंदे को लाइबिलिटी के साथ, ठीक है। एलके अडवाणी CBI वाला इसका लैंडमार्क केस है, हवाला ट्रांजैक्शन केस, जिसमें राम जेठमलानी साहब ने बरी करवा दिए थे सारे। क्या कहा था इन्होंने कि एक डायरी लाए थे जैन ब्रदर से, जिसने 60 लाख रुपए की एक इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल लीडर को हवाला की ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड
दिखाया था, लेकिन उसको हेल्ड नहीं किया गया था रेलेवेंट। क्यों? क्योंकि वो बुक मेंटेन थी ना, वो रेगुलर कोर्स ऑफ अमाउंट, रेगुलर कोर्स में ऑफ अमाउंट नॉट शोइंग द डेट्स ऑन विच द पेमेंट्स, उसमें डेट्स नहीं बताई हुई थी, इस वजह से उसको नहीं माना गया था। ऐसी कुछ भी लिख दोगे तो उसको हम रिकॉर्ड थोड़ा ना मान लेंगे, क्योंकि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है उसमें डेट तो होती है और उसमें डेट थी ही नहीं, इस वजह से उसको मतलब कंसिडर नहीं किया गया था। स्पाइरल बुक्स भी एडमिसिबल हैं अगर प्रॉपरली केप्ट हों, ठीक है। बुक्स एंट्रीज अंडर सेक्शन दिस, ये सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं है बट कॉर्पोरेटिव है नेचर में, ये सारी बातें जो मैं बोलता हूँ लिख लिया करो साथ ही, ठीक है। इसके अगला सेक्शन, रेलेवेंसी ऑफ एंट्री इन पब्लिक record और एन इलेक्ट्रॉनिक record मेड इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, एनी एंट्री इन पब्लिक और अदर ऑफिशियल बुक, रजिस्टर और record और एन इलेक्ट्रॉनिक record स्टेटिंग अ फैक्ट एंड इशू और रेलेवेंट फैक्ट एंड मेड बाय पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी, public or by any other person in performance of a duty specially enjoined by the law of the country in which such book, register or record or an electronic record is kept is itself a relevant fact। कि रेलेवेंसी है एंट्री की पब्लिक रिकॉर्ड में या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, जो भी पब्लिक रिकॉर्ड, जो सरकारी खातों की जो भी एंट्री होगी वो रेलेवेंट फैक्ट होगी, बस इतनी बात क्या है। सेक्शन 30 वेरी सिंपल, रेलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स एंड मैप, चार्ट्स, प्लान्स। मैप जो हैं वो जो पब्लिश होते हैं, पब्लिकली बिकते हैं, या चार्ट्स या प्लान्स, उसको रेलेवेंट फैक्ट माना जाता है। जैसे आजकल हम गूगल मैप्स कोर्ट में दिखाते हैं कोर्ट में कि देखो जी सिविल अस्पताल से दूरी इतनी थी, लेकिन फिर भी बंदा इलाज करवाने प्राइवेट हॉस्पिटल में गया, ठीक है। तो ये सारा कुछ फैक्ट रेलेवेंट माना जाता है कोर्ट के द्वारा। दैट्स वाज इट फॉर टुडे, थैंक यू।